make good lesson plans of the day, so what he may deliver the instructions in the classroom effectively. Once you have made your lesson plan in a effective manner, it is possible that you may have better control over your class, and you may better manage your class time, and ultimately your students may get maximum through your teaching, and you may have better focus on your objectives of the day, and overall the lesson becomes more meaningful and more informative and attractive for the students, and more interesting for the students. So here we see a good lesson plan is required for every effective teacher, and if you have prepared a good lesson plan, you soon assume that you have an excellent control over classroom, and you become a natural leader. So you need to put some motivation charts regularly. You need to develop certain aviates to be shared in the classroom, and you also need to put some questions related to your topics, and to exchange pleasantries, establish good rapport with your students, and make prompt start on the topic. And you need to tell your students what you are going to teach them in an effective way, and you need to encourage lively interaction with the student through questioning, discussion, and having some statements related to encouragement of the students, and for that very purpose you need to encourage them. So we need to involve our students during class, and we have to spend a wonderful class टाइम विद आवर स्टूडेंट थ्रू देयर पार्टिसिपेशन. और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व हों, ख़ुद बच्चे भी हमारे साथ इन्वॉल्व हों, एंड दे नीड टू पार्टिसिपेट विद अस. सो वी इनकरेज दैम टू आस्क क्वेश्चंस. देखें बच्चे जो हैं वो क्वेश्चंस करते हैं, तो बाद दफ़ा स्टूडेंट्स अगर प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो ही और शी में बी डिस्टर्ब मेंटली. तो अगर आपने लेसन प्लान बनाया हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली कि जो आपको क्वेश्चंस आएगा तो वो आपको पिंच नहीं करेगा या आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा. एंड वी मे आल्सो चैलेंज दैम, एंड वी नीड टू बी इनोवेटिव. तो आप उन्हें ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं जो कि चैलेंजिंग हो सकते हैं, जहाँ पे जिसके क्वेश्चन मुश्किल हो सकते हैं आंसर करना जिन क्वेश्चंस को, और इसमें हमें इनोवेशन लाने की ज़रूरत है. इसके लिए हम जो भी एविएट्स अच्छे तरीके से उन्हें प्रिपेयर करें, डिज़ाइन करें, उसको यूज़ करें. फर्दर जो आपके पास जो भी आज डिजिटल एड्स अवेलेबल हैं उनको भी हम क्लासरूम के अंदर सेटिंग में यूज़ कर सकते हैं. डू यूज़ सम टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम दैट मे बी बेस्ड ऑन ऑडियो, वीडियो and PowerPoint slides, or USB overhead projectors, etc. So all these things may require us to be used in the classroom. So next we see we need to make our lesson simple, effective use of teaching aids. तो हम अपने लेसन को जितना ज़्यादा सिंपल वे में कन्वे करेंगे, और जितना ज़्यादा लैंग्वेज यूज़ करेंगे, और जितने सिंपल एवियर्स यूज़ करेंगे क्लासरूम के अंदर जो कि अवेलेबल भी हों, आसानी से प्रिपेयर भी हो सकें, उनको क्लासरूम के सेटिंग के अंदर यूज़ भी किया जा सके. तो इसके लिए बेटा ज़रूरी है कि हम जो मेजर आइडियाज़ हैं उनको ब्रेक डाउन करें, जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ हैं उनको सिंपल आइडियाज़ में ब्रेक डाउन करें, उनको सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करें. उसके लिए आप बोर्ड का यूज़ भी कर सकते हैं. वहाँ पे भी आप जो भी चार्ट है, जो भी शेप्स हैं, या जो भी स्टेप्स उनको ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं. और यही चीज़ आप चार्ट पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और पेनाफ्लेक्सिस पे भी दिखा सकते हैं. और अगर आपके पास मल्टीमीडिया है तो उस पर भी दिखाया जा सकता है, अगर प्रोजेक्टेड एड्स है उस पर भी दिखाया जा सकता है. एंड यू नीड टू हैव अ कम्युनिकेशन इज़ द सेंस ऑफ गुड टीचिंग. देखें, एक टीचर के सबसे बड़ा जो टूल होता है बेटा उसका कम्युनिकेशन होता है. अगर आप अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, यू कैन नेवर बिकम अफेक्टिव टीचर. तो हमने बेटा जो डिलीवर करना होता है या जो भी बातचीत करनी है तो थ्रू कम्युनिकेशन करनी होती है. तो इसके लिए हमारी जो वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, दैट नीड्स टू बी वेरी इफेक्टिव. एंड देन वी नीड टू क्रिएट अ रिसेप्टिव इन्वायरमेंट इन द क्लास. यानी एक ऐसी इन्वायरमेंट जहाँ पे बच्चे आपकी बात सुन सकें प्रॉपर वे में, और उस पर आप जो भी क्वेश्चंस करते हैं उसको रिस्पॉन्ड कर सकें, और वहाँ पे क्लैरिटी हो उनके माइंड में कि जो अभी आप बता रहे हैं उसको वो हासिल कर सकें. बी ओपन टू स्टूडेंट्स. और फिर आप ख़ुद को स्टूडेंट्स के लिए ओपन रखें. मींस के देखें, आप ये ओपननेस से मतलब थोड़ी फ्रैंकनेस हो सकती है कि आप अपने माइंड को स्टूडेंट के सामने ओपन रखेंगे तो वो दे कैन ट्रस्ट यू. Okay, when we
वी सी वी नीड टू बी ओपन टू आवर स्टूडेंट मीन्स कि हम अपना दिल बेटा खोल के उनके सामने रखते हैं, यानी जो बात में उन्हें कहना चाहते हैं वो उनको प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करें। और देन व्हाट हैपन्स, द स्टूडेंट्स मस्ट अंडरस्टैंड यू एंड व्हाट यू टॉट। तो आप जब अपना दिल उनके सामने खोल कर रखेंगे, अपनी वो बात जो आप दिल से कहते हैं या जो आपने एक्चुअली कन्वे करना चाहते हैं, तो वो आपको प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे। और जो भी आप पढ़ाएंगे उनको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, उसके बेटर लर्न करेंगे। और यू नीड टू गिव दैम मोर एग्जांपल, मैक्सिमम एग्जांपल्स, एंड यू नीड टू शो दैम, इन्वॉल्व दैम इन मेकिंग टीचिंग एड्स, एंड इट वर्क्स वंडर्स। तो आप जितना बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, उतने ही आप सक्सेस की तरफ मूव करेंगे। तो एक अच्छा टीचर वो होता है जो अपने स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मैक्सिमम। और इसके लिए फिर आप जितना मैक्सिमम उनको एग्जाम्पलीफाई करें, जो मुमकिन एग्जाम्पल्स हैं टॉपिक से रिलेटेड, उनके साथ वो आप शेयर करें। और उनसे भी आप जो है ना वो सजेशंस भी लें, एग्जाम्पल्स भी उनसे पूछें। और उनसे यानी उनकी जो सराउंडिंग है, उनकी जो लाइफ एक्सपीरियंस है, उनके बारे में भी इंक्वायर करें। और इसके अलावा जो आप एविएट्स प्रिपेयर करते हैं तो उसमें भी आप स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं कि वो आपको जो है ना वो एविएट्स जो है ना वो प्रिपेयर करें आपके साथ। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि ट्राई टू यूज़ टीचिंग एड्स एज मच एज़ पॉसिबल एंड इन ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स। तो ये इसलिए रिकमेंड किया जाता है क्योंकि लास्ट टाइम हमने बात की थी कि जो आपका सेंस ऑफ वॉचिंग है, डेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम लर्निंग अप टू 90% सम बुक्स एंड 70% सम बुक्स। तो इसलिए जब आप एविएट यूज़ करते हैं तो एविएट्स में एक तो बड़ा लिखा होना चाहिए और वो आई कैचर्स हों, खूबसूरत हों, वाज़ेह वाइब्ड हों, और स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल हों, रीडेबल हों। और ये है कि वो यानी स्टूडेंट्स की आंखें ना ख़राब करें कि आप उसको इतना स्मॉल लिखें कि स्टूडेंट पढ़ ही ना सकें। ऐसे भी जब बोर्ड यूज़ करें तो बोर्ड में भी आप माकूल जो है ना राइटिंग साइज़ में आप लिखेंगे ताकि बच्चे जो बैक बेंचर्स हैं उनको भी प्रॉपर नज़र आए और वो भी अपने नोट्स वगैरह ले सकें। देन वी सी द डायग्राम यू टेल मी आई फॉरगॉट। ये कहा जाता है इट्स अ प्रोवर्ब के यू टेल मी आई फॉरगेट एंड यू शो मी एंड आई अंडरस्टैंड। तो ये कहा जाता है कि जब कोई बंदा वर्बली बताता है तो इंसान जल्दी भूल जाता है, लेकिन जब कोई चीज़ वर्बल के साथ विजुअली दिखाई जाती है तो उसको हम बंदा जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। फाइनली यू इन्वॉल्व मी आई रिमेंबर। और फिर ये है कि अगर आप उसको लर्न बाय डूइंग पे ले आते हैं या बच्चों को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो बच्चे ज़्यादा देर तक उसको रिमेंबर करते हैं। Then we see the next guideline is about the practice vulnerability without sacrificing credibility। तो ये असल में होता ये है कि जब हम स्टूडेंट के सामने जाते हैं तो हम बाज़ दफ़ा ऐसा बिहेव करते हैं कि हमें इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं पता। तो दैट इज़ सिचुएशन ऑफ वल्नरेबिलिटी कि आप जानबूझ के ऐसा शो करते हैं कि जैसे आपके अंदर कम नॉलेज है और बच्चे शायद आपसे ज़्यादा जानते हैं। तो ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है उसको थोड़ा बूस्ट किया जाए। सो टू सम इट अपीयर्स दैट द टीचर इज़ ऑल नोइंग दो ही नोज़ ऑल द आंसर, बट द फैक्ट इज़ दैट द टीचर इज़ नॉट ऑल नोइंग। तो ये असल में ये होता है कि हम एक अजम्पशन हम ये जूम कर लेते हैं कि टीचर जो है वो हर चीज़ को जानता है, जबकि इट इज़ पॉसिबल कि टीचर सब चीज़ें ना जानता हो। तो कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो स्टूडेंट्स की टीचर के भी नोटिस में ना हो। एंड समटाइम्स द बेस्ट आंसर द टीचर कैन गिव इफ़ ही डजंट नो इज़ दैट आई डोंट नो इंस्टेड ऑफ आई डोंट नो इंस्टेड ऑफ बीटिंग अबाउट द बश। तो ये है द बुश। तो ये है कि अब जाए इसके कि आप किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते और आप ये प्रिटेंड करते हैं कि मुझे इस बारे में पता है, तो ये बेहतर है कि आप उस बारे में ये सिंपली कह सकते हैं आई डोंट नो। ये लाजमी नहीं है कि टीचर को हर बात का पता हो। आप कह सकते हैं कि जी मैं इसको कंसल्ट करूँगा और मैं आपको कल इसके बारे में इन्फॉर्म कर दूँगा, या मुझे आप बाद में मिलें और इसको थोड़ा सा मैं देख के मैं आपको इसमें गाइड कर दूँगा, क्लास में इसको गाइड कर दूँगा। तो इट हैपन समटाइम इफ़ देयर इज़ सम क्वेश्चन लीडिंग क्वेश्चन कि आपको नहीं पता चलता उसका आंसर क्या है, फ़ौरन देर में नहीं आता, इंसान भूल भी जाता है, तो समटाइम मिसकंसेप्शन भी होती है। तो आप उसमें अपने बेटर क्लैरिटी के साथ क्लासरूम के अंदर दोबारा उस टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। सो बाय डूइंग सो ही और शी गेन्स द ट्रस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंस्टेड ऑफ लूजिंग हिज क्रेडिबिलिटी। और ऐसे कहने से हमारा जो ट्रस्ट है वो ज़्यादा बिल्डअप होता है टीचर्स का, रादर के हम अपनी क्रेडिबिलिटी खो दें कि हम झूठ वहाँ
पे बात करें या गलत बात करें, गलत एग्जांपल दें और फिर वो जो गलत है स्टूडेंट के नज़दीक वो चीज़ फिर आपको पता है कि स्टूडेंट्स इस चीज़ को महसूस करेंगे और उन्हें पता चल जाता है कि टीचर इज़ नॉट कॉम्पिटेंट। तो बेहतर ये कि आप चूज़ कर लें और टाइम ले लें और बाद में बता दें इट इज़ मोर सूटेबल एंड मोर प्रेफरेबल वे। सो डैट द टीचर इज़ को लर्नर आल्सो। तो जैसे स्टूडेंट्स लर्न कर रहे हैं तो वैसे ही हम लोग लर्न कर रहे होते हैं, मैं भी लर्न कर रहा होता हूँ आप लोगों से। और ये टू वे लर्निंग होती है, टू वे कम्युनिकेशन होती है टीचिंग जो है। सो अ गुड टीचर इज़ वन हु इज़ स्टिल लर्निंग। तो लर्निंग विद थ्रू लाइफ रहती है, इंसान जो है वो लाइफ लॉन्ग लर्नर ही जब तक रहता है तब तक वो यानी उसका जो वो अच्छा टीचर बना रहता है। और अगर वो ये सोचता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है एंड आई नो एवरीथिंग, देन ही स्टॉप लर्निंग। और वो जब स्टॉप करता है लर्निंग को तो फिर वो पीछे रह जाता है और फिर उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। तो नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि टीच फ्रॉम द हार्ट, कि जब आप पढ़ा रहे हों तो अच्छा टीचर जो है वो हमेशा अपने हार्ट से बच्चों को डिलीवर करता है। इट मीन्स कि जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें आप फुली इन्वॉल्व हैं और आपने जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स उस पर आपका मुकम्मल फोकस है। सो पुट योर हार्ट एंड सोल इन योर टीचिंग। अब जैसे मैंने शुरू में कहा कि टीचर नीड टू बी पैशनेट, तो इसी तरह से बेटा टीचर जो है वो जो टीचर वो कहते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। तो यही बात यहाँ पे आती है कि जो टीचर दिल से बात करता है वो स्टूडेंट के ज़हनों तक लाजमी पहुँच जाती है, दिलों तक लाजमी पहुँच जाती है। और मैं अक्सर ये भी कहता हूँ कि जो टीचिंग है ना ये सीना बसीना है। मैं इस अमल को जब डिफ़ाइन करता हूँ सिंपल वर्ड से तो मैं कहता हूँ कि ये एक ऐसा अमल है जो सीना बसीना है, कि मेरे सीने से जो बातें निकल रही हैं वो आपके सीनों में दर्ज हो रही हैं। और इसी तरह से ये नस्ल दर नस्ल मामला चलता रहता है और एक नस्ल दूसरी नस्ल को गाइड करती है, दूसरी नस्ल या एक नस्ल कई नस्लों को गाइड करती है, फिर वो नस्लें आगे कई नस्लों को गाइड करती हैं और ये बातें सीना बसीना आगे चलती रहती हैं। तो जब कोई भी स्टूडेंट लर्न कर रहा होता है अपने साथी से तो वो साथी की बताई हुई बातें, उनकी एग्जांपल्स और उनकी जो डिटेल्स होती हैं वो हमेशा याद रहती हैं उनको, और वो मुख्तलिफ़ मकामात में लाइफ में मुख्तलिफ़ स्टेजेस में उनके काम आती हैं। ना सिर्फ उनके अपने काम आती हैं बल्कि दूसरों की रहनुमाई के लिए भी काम आती हैं। सो द बेस्ट टीचिंग इज़ नॉट फार्मूलाए और इम्पर्सनल, इट इज़ पर्सनल। तो कोई ऐसा कोई फार्मूला नहीं है किसी भी बेस्ट टीचिंग का जिसके जिसके थ्रू जो है ना वो हम क्लेम कर सकें कि ऐसा करने से 1+1=2 या 3 हो जाएगा। तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, बल्कि ये इट्स अ काइंड ऑफ पर्सनल एफर्ट। जब आप पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं इसमें और इसमें आपकी अपनी मेहनत और अपना जज्बा बहुत ज़रूरी होता है और आपका इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। द एक्ट ऑफ टीचिंग रिक्वायर्स यू टू एक्सप्लोर योर ओन सेंस ऑफ आइडेंटिटी। और टीचिंग जो है ये आपको मौका देती है कि आप अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त दें कि अब मैं क्या हूँ। और अगर आप महसूस करते हैं कि वाकई में एक टीचर हूँ तो फिर आप इस चीज़ को भी महसूस करें कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि आपने बाय हार्ट टीच करना है। एंड इफ़ यू डू नॉट फुली नो योर सेल्फ यू कैन नॉट फुली नो योर स्टूडेंट्स। तो आप अगर अपने पोटेंशियल्स को नहीं पहचान सकते या अपने पोटेंशियल्स को बाहर लेके नहीं आ सकते तो फिर अपने स्टूडेंट्स के पोटेंशियल को भी नहीं ला सकते और ना अपने स्टूडेंट्स को रिकग्नाइज़ कर सकते हैं, ना उनके इश्यूज़ को, ना उनके पोटेंशियल्स को। एंड देयरफॉर यू कैन नॉट कनेक्ट विद देम, और आप स्पिरिचुअली, मॉरली और एथिकली उनके साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। सो फॉर दैट वेरी पर्पज़ वी नीड टू रिलेट विद देम। तो उसके लिए हमें उनके साथ मैक्सिमम जो है ना वो टाइम स्पेंड करने और अच्छा जो है वो रैपो डेवलप करने की ज़रूरत होती है और उसमें अपना जो इन्वॉल्वमेंट है वो बड़ी ज़रूरी है। देन वी सी रिपीट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मैंने शुरू में भी कहा था कि प्रिंसिपल ऑफ विजन है, ये थॉर्नडाइक ने कुछ प्रिंसिपल दिए थे, इसमें प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस भी है जिसमें बच्चे जब तक मादा नहीं होंगे वो पढ़ते नहीं हैं। और जिस तरह से इस तरह से एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ विजन, कि जब तक बच्चे रिपीट नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे तो वो अच्छा लर्न नहीं करते हैं। तो यही प्रिंसिपल यहाँ पे इसी पॉइंट और इसी गाइडलाइन के हवाले से कि इफ़ यू वांट योर स्टूडेंट्स टू लर्न एंड रिमेंबर यू नीड टू गिव देम मोर देन वंस। तो इसमें जब हम बेटा टीचिंग प्रैक्टिस करते हैं तो लेसन प्लानिंग में एक स्टेप होता है रिकैपिचुलेशन का, यानी जब आप अपनी प्रेजेंटेशन या जो भी टीचिंग टॉपिक कंप्लीट कर चुके होते हैं तो उसके असेसमेंट से पहले, जो आपको समेटिव असेसमेंट होती है उससे पहले आप इसको रिकैपिचुलेट करते हैं। और उसका मकसद बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा डिफ़ाइन करना और उसको दोबारा से बोलना या उसको दोबारा से बच्चों के सामने पेश करना और बच्चों से पूछना। तो ये रिकैपिचुलेशन जो है इसका पर्पस रिवीजन होता है। हर क्लास में रिवीजन लाजमी होनी चाहिए और टीचर जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चाहे बोर्ड पे लिखे हों, चार्ट पे लिखे हों, उनको दोबारा से 2-3 मिनट में दोबारा रिप्रेजेंट करें और मुख्तसर सा उसको दोबारा से बयान करें। तो ये जो रिवीजन है ये बहुत ज़रूरी है।
चूँकि you need to give them more than once, and the first time it is heard and the second time it is recognized. तो ये कहा जाता है कि जब पहली दफ़ा बच्चा सुनता है तो वो सिर्फ सुनता है, जबकि दूसरी दफ़ा उसको पहचान जाता है, सीख लेता है, एंड द थर्ड टाइम इट इज़ लर्न, और फिर तीसरी दफ़ा उसको लर्न कर लेता है। तो ये एक वर्ब है कि फ़र्स्ट टाइम जब बच्चे को हम कोई चीज़ बताते हैं तो उसके वो सेंसेस में बात आती है, वो जैसे उस तक पहुँचती है, और दूसरी दफ़ा जब बताते हैं तो उसको उस पर गौर करना शुरू करते हैं, और तीसरी दफ़ा जब हम उससे बात करते हैं तो वो उसको रिकगनाइज़ करने के बाद उसको लर्न कर लेता है, और वो उसका पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है, या उसका माइंड का हिस्सा बन जाता है, स्ट्रक्चर बन जाता है। बी कंसिस्टेंट विदाउट बीइंग बोरिंग, और इसमें आपने बच्चों को बोर नहीं करना, बल्कि आपने कंसिस्टेंट रहना है, एंड फाइंड न्यू वेज टू एक्सप्रेस द सेम पॉइंट। उसके तो कई तरीके हो सकते हैं, particularly the points, and then confirm simulation, reinforce a correct answer। तो इसमें यह है कि ना आप जो उनके प्रीवियस नॉलेज है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और उसको जुदा नॉलेज से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें रिकैपिचुलेशन का जो एलिमेंट है वो कर सकते हैं, और फिर जो असेसमेंट है वो भी इसी चीज़ का एक हिस्सा होता है कि आप उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज़ कर सकें, और इस तरह से बेटा मैनी वेज में आप बच्चों को गाइड करते हैं टूवर्ड्स द सेम टॉपिक। So there is a requirement of good questions to be asked to the students for better probing and to open their minds। तो सुक्राटिक जो मेथड है, सुकरात का जो, उसे क्वेश्चनिंग मेथड भी कहते हैं, और जो क्वेश्चंस हैं बेटा ये ख़ास तौर पे जो साइंस है, बल्कि हर सब्जेक्ट की जान है। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़ हो, टीचिंग ऑफ जनरल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, जो भी आप सब्जेक्ट टीच करते हैं, उसमें आप बच्चों को बेटा इन्वॉल्व करने के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा करें। और जब आप सुबह सबक शुरू करते हैं उस वक्त भी पीके टेस्टिंग के फॉर्म में, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग फॉर्म में, और फिर जब आप सबक दे रहे होते हैं तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के फॉर्म में, और जब आप सबक ख़त्म करते हैं तो रिकैपिचुलेशन के बाद जो आपका जो असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट है उसके हवाले से। तो आप 3 जगहों पे यानी आप क्वेश्चन लाजमी देखें, पूछना चाहिए आपको। प्लेसमेंट के हवाले से पीके टेस्टिंग बेटा जब क्लास शुरू होती है, और फिर जो आपका एंड है उसमें समेटिव, और ड्यूरिंग क्लासरूम आप फॉर्मेटिंग, तो ये तीनों लेवल पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो ये बिलीव किया जाता है कि अ गुड टीचर आस्क गुड क्वेश्चन, तो आपके जो क्वेश्चन हैं लॉजिकल हों, रेलिवेंट हों, मीनिंगफुल हों। सो लर्निंग इज एक्सप्लोरिंग द अननोन, सच एक्सप्लोरेशन बिगिंस विद क्वेश्चंस। तो बहुत सारी बेटा जो एक्सप्लोरेशन दुनिया में होती हैं, और उसकी जो बिगनिंग है वो क्वेश्चनिंग से होती है। जब इंसान उस चीज़ को अपने माइंड में एज अ क्वेश्चन सोचना शुरू करता है तो फिर उसको एक्सप्लोरेशन पे आ जाता है, और सर्टनली वो अननोन की तरफ मूव कर जाता है। सो इसके लिए बेटा अपने क्वेश्चन जो है ना बिफोर टाइम आप प्रिपेयर करें, एंड क्वेश्चन शुड बी चैलेंजिंग, सर्चिंग, इंटरेस्टिंग, विच कैन स्पार्क लिवली डिस्कशन। तो आप क्लासरूम के अंदर जो क्वेश्चन पूछें वो थोड़े से यानी डिफ़िकल्ट भी हों, चैलेंजिंग हो, और उसमें सर्च का एलिमेंट भी हो सकता है, इंटरेस्टिंग होने चाहिए, और इससे बच्चे जो है ना वो डिस्कशन की तरफ मूव करें, और विच कैन मेक दैम थिंक, एंड विच ओपन डोर फॉर deeper understanding, such as how does it work and what does that mean। तो ये बच्चों के जो माइंड है उसको ओपन करें, और जो भी चीज़ है, जो भी कंसेप्ट है उसके बारे में बच्चे सोचें कि ये कंसेप्ट कैसे काम करता है, और इसका एक्चुअल मतलब क्या है। इफ़ यू वांट टू गेट द हार्ट ऑफ द समथिंग देयर आर सर्टेन वाइज, तो आस्क वाई 5 टाइम्स। तो ये मल्टीपल टाइम मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में आप वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड प्रोवोक दैम एंड देयर थॉट्स प्रोसेस। क्वेश्चन से बेटा उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो प्रोवोक होता है, वो इंक्रीज़ होता है, एंड चैलेंज योर थिंकिंग, और उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो चैलेंज होता है, एंड लिसन टू दैम, स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट लिसनिंग। तो इसमें थोड़ा सा एक इंटरेक्शन का भी एलिमेंट आ जाता है, क्लासरूम इंटरेक्टिव बनता है, और फिर आप खुद भी लिसन करते हैं, और आपकी अपनी जो टॉक है, लेक्चरिंग जैसे मैं भी कर रहा हूँ, तो ये भी स्टॉप हो जाती है। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं। तो इफेक्टिव लर्निंग इज़ डायलॉग नॉट अ मोनोलॉग। तो ये कहा जाता है कि अच्छी टीचिंग वो होती है जिसमें एक डायलॉग हो, ना कि वो एक मोनोलॉग हो। क्योंकि अगर वो एक मोनोलॉग होगा तो एक तरफा एक बात होगी, जबकि डायलॉग में 2 तरफा बात होती है। तो आस्क क्वेश्चंस बट वेट फॉर अ फ्यू सेकंड्स। और जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चों से थोड़ा सा टाइम भी आप लें, और बी कंफर्टेबल, और ख़ुद को कंफर्टेबल रखें, एंड विद ही साइलेंस। एंड अगर बच्चे थोड़ा टाइम लेते हैं, लेट देम हैव सम टाइम, एंड इन दोज फ्यू सेकंड्स प्रोडक्टिव थिंकिंग कर। तो वो सोच रहे होते हैं, सोचने का प्रोसेस होता है, और उसके बाद ही बच्चे उसको आंसर कर सकते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा वेट कर लें, और उसके बाद लेट देम कंप्लीट द आंसर।
तो देन हम उनको अलाउ करते हैं. So that is more important. Next guideline is about the make them think. तो आज जो है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जो है ये एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत मिस हो रहा है हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से, क्योंकि हमारा बेटा ज़्यादा फोकस रोल लर्निंग की तरफ अनफॉर्चुनेट हो रहा है और बच्चे हमारे थिंकिंग की तरफ नहीं आ रहे. तो जो अच्छे टीचर्स होते हैं, द बेस्ट टीचिंग लीडर्स हेल्प पीपल और देयर स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू थिंक ऑन देयर ओन रादर दैन टेलिंग देम व्हाट टू थिंक. तो अच्छा जो उस्ताद होता है वो बच्चों को सिखाता है कि कैसे सोचा जाता है और अपने तौर पे कैसे क्वेश्चंस राइज़ किए जाते हैं, सोचा जाता है, और ना कि ये कि वो खुद बताता रहे कि क्या आपने सोचना है, बल्कि स्टूडेंट खुद सोचें कि व्हाट दे रिक्वायर्ड टू थिंक. तो ये बहुत अच्छी टीचिंग होगी अगर हम बच्चों को यानी ये सिखा देते हैं, लर्न दैम टू थिंक एंड टूल्स टू बी डेवलप टू इन्फ्यूज़ थिंकिंग इन क्लासरूम. तो ऐसे आप टूल यूज़ करेंगे जो कि जिससे आपकी थिंकिंग जो क्लासरूम के बच्चों की इन्फ्यूज़ होगी, बेटर होगी, और पीपल विद थिंकिंग एबिलिटी आर सक्सेसफुल. और ये बात याद रखें कि ऐसे लोग हमेशा ज़िंदगी में कामयाब होते हैं जो थिंक कर सकते हैं. सो ओपन अप चिल्ड्रंस माइंड, इसके लिए बच्चों का जहन ओपन करने की ज़रूरत है. और फर्दर हमें व्हाट वी रिक्वायर कि आइडियल लेसन इज़ टू गेट द स्टूडेंट्स थिंक. और एक अच्छा लेसन वो होता है जिसमें बच्चे थिंक करना स्टार्ट करें. एंड वी आर यूजिंग 2% ऑफ आवर ब्रेन. ये आप देखें अल्लाह ताला ने जो इंसान को 100% ब्रेन दिया है, तो साइंस ये कहती है कि हम इसमें मैक्सिमम 2 से 3% तक ही माइंड इस्तेमाल कर पाते हैं, और रेस्ट ऑफ 97% 88% जो माइंड है वो हमारा बिल्कुल बगैर काम के ही रहता है, यानी इसको हम इस्तेमाल नहीं कर पाते. बल्कि कहा जाता है कि दुनिया का जो सबसे जीनियस इंसान है, जो सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट है, वो तकरीबन 6 to 7% तक ही ब्रेन का इस्तेमाल कर पाया है, और रेस्ट ऑफ 93% जो माइंड है वो अभी तक उसकी कैपेबिलिटी एक्सप्लोर नहीं हो सकी. देन वी सी वी नीड नॉट टू बी नेगेटिव थिंकर्स. अच्छा, ये वर्ल्ड नीड्स बेटर थिंकर्स. चूँकि जो दुनिया है उनको अच्छे थिंकर्स की ज़रूरत है. चिल्ड्रन कैन डू वंडर्स. और बच्चे इस मामले में ऐसे हैरानकुन काम करते हैं जो इंसान बाज़ अडल्ट जो है वही परसीव नहीं कर पाते हैं. एंड वी नॉट टू बी नेगेटिव थिंकर्स. और कभी भी हमने नेगेटिव थिंकर्स नहीं बनना कि चीज़ों को नेगेटिवली लें और नेगेटिवली थिंक करें. वी नीड टू डेवलप ओरिजिनलिटी एंड क्रिएटिव इन योर स्टूडेंट्स, इन आवर स्टूडेंट्स. तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों में यानी बजाय इसके वो दूसरों के आइडियाज़ कॉपी करें, चीट करें, बल्कि ख़ुद से वो सोचें और क्रिएटिव बने. और यही बेटा क्रिएटिविटी होती है, वो बात जो किसी ने ना सोची हो आप सोचें, इसी को बेटा क्रिएटिविटी कहते हैं. वो आइडिया जो पहले अनकंसीवेबल होते हैं, दूसरे उसको कंसीव नहीं कर पाते, आप उनको कंसीव करते थे थिंकिंग प्रोसेस से. दैट इज़ कॉल्ड सॉर्ट ऑफ ओरिजिनलिटी एंड क्रिएटिविटी. तो ये बड़ा ज़रूरी है. देन वी सी लेट योर स्टूडेंट्स टीच अदर्स. तो समटाइम हम ये भी करते हैं कि यू आर नॉट द ओनली वन योर स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम. समटाइम ये भी होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पीयर वर्क करते हैं, दे लर्न फ्रॉम ईच अदर. और ये जैसे मेंटोर की मैंने बात की थी, जो मेंटोर होता है वो थोड़ा सा ऐसा पर्सन होता है जो आपसे थोड़ा सा क्वालिफिकेशन में ज़्यादा हो सकता है, या एज में ज़्यादा हो सकता है, या एक्सपीरियंस में ज़्यादा हो सकता है, या किसी भी एट्रीब्यूट्स में ज़्यादा हो सकता है. तो ऐसे ही क्लासरूम के अंदर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि एज़ कम्पेयर टू अदर रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो ज़्यादा बेटर होते हैं, तो उनकी मदद ली जा सकती है. दे आल्सो लर्न ऑन देयर ओन एंड फ्रॉम देयर पीयर्स. वो अपने पीयर्स से भी लर्न करते हैं. और इसके लिए व्हाट वी आर रिक्वायर्ड, दैट इज़ हाउ द ट्रायंगुलेशन ऑफ लर्निंग वर्क्स. एंड मे बी देयर फ्रेंड्स हैज़ एन insight and they had not thought of. Everybody has a piece of relevant information making everyone a teacher and a learner. तो हमारे साथ साथ ऐसे ही करते थे कि जब हम लोग स्कूल्स में थे तो वो भी हमारे ग्रुप्स बना देते थे, उसमें ग्रुप लीडर बना देते थे. और फिर जो ग्रुप लीडर होता था वो रिस्पॉन्सिबल होता था, अपनी क्लास का होमवर्क भी वही चेक करता था और सबसे सबक भी वही सुनता था. और फिर सम टाइम वो उसको क्लास के ग्रुप में एक्सप्लेन भी करता था कि जो चीज़ें या ट्रांसलेशन या जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, साइंस, उर्दू और मैथ, वो क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके स्टेप्स को वेरीफाई करना, तो ये सारे काम हमको चेक किया करते थे. तो इसलिए ये अच्छी टेक्निक भी है कि हम बच्चों को इन्वॉल्व करें और उनको थोड़ा सा ग्रुप एक्टिविटीज़ में भी काम दें और फिर उसके बाद उनसे ग्रुप टास्क कंप्लीट करवाएं. तो इनकरेज ग्रुप लर्निंग एंड हाउ मैनी हैव डन इट. तो इसमें ये भी देखें कितने लोग इसमें खुद से कर पा रहे हैं, कितने लोगों को मदद की ज़रूरत है और कितने लोग जो हैं वो किस तरह के लर्निंग प्रॉब्लम्स का शिकार हैं. तो इसके बारे में फ़ीडबैक आप अपने जो भी ग्रुप लीडर्स हैं उनसे भी लें और बच्चों से भी लें. एंड प्रोजेक्ट वर्क, ग्रुप लर्निंग एंड सेल्फ लर्निंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग, ये सारी इसकी टेक्निक्स हो सकती हैं कि आप बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट पे लगा देते हैं, या उन्हें ग्रुप लर्निंग देते हैं, या ग्रुप टास्क देते हैं, और सेल्फ लर्निंग टास्क देते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग टास्क देते हैं, जिसमें वो एक दूसरे की हेल्प लेके कोई काम मुकम्मल करते हैं या
उस पर अमल करते हैं. Then we see नेवर स्टॉप टीचिंग. ये एक प्रोवर्ब है कि आपने हमेशा बेटा टीचर ही रहना है. ये ऐसे ही जैसे एक डॉक्टर है, उसने कभी भी अपने पेशेंट्स को विदाउट मेडिसिन नहीं छोड़ना या विदाउट ट्रीटमेंट नहीं छोड़ना. वैसे ही बेटा एक टीचर जो होता है वो कभी भी अपने स्टूडेंट्स को विदाउट टीचिंग नहीं छोड़ता. सो इफेक्टिव टीचिंग इज़ अबाउट द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, एंड इट डजंट एंड व्हेन द क्लास और द वर्क डे इज़ ओवर. तो ये लाजमी नहीं है कि ये सिर्फ टीचिंग यहाँ क्लासरूम तक महदूद है, बल्कि ये एक ऐसा प्रोसेस जो हमेशा रहता है, और इसके लिए हमें इनोवेटिव बनने की ज़रूरत है. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ टीचिंग इज़ लविंग इट. तो इसलिए ज़रूरी है कि आप हर वक्त तैयार रहें इस काम के लिए. अब तो बेटा टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है, और मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे जो हैं हमारे वो व्हाट्सएप में अक्सर क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं, गाइडलाइंस भी लेते रहते हैं, उसमें वो वॉइस क्वेश्चन भी करते हैं और रिटन क्वेश्चन भी पूछते हैं. तो इसलिए हमें अब तो कई दफ़ा मसला होता है कि रात को भी देर तक बच्चों को मैसेज आते रहते हैं. सो देयर इज़ अ फेमस थिंग दैट मोर देन द कॉफ वांट टू सक हिज मदर्स मिल्क, द मदर वांट्स टू इम्पार्ट द मिल्क टू द काफ. जैसे एक बच्चा होता है वो अपनी माँ का दूध पीना चाहता है, तो उससे ज़्यादा बेटा उसकी माँ जो होती है वो अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहती है. तो इसलिए ये प्रोवर्ब है जिसका मतलब यही है कि जो टीचर है उसको टीचिंग के लिए ज़्यादा रेडी होना चाहिए, और अपने स्टूडेंट से भी ज़्यादा उसको आमादा होना चाहिए पढ़ाने के मामले में. सो टीचिंग इज़ लविंग टीचिंग एंड ऑलवेज़ एंड एवरीवेयर टाइम. तो टीचिंग बेटा हर जगह होती है और हमेशा रहनी चाहिए. बल्कि समडे बच्चे इस चीज़ का गिला भी करते हैं, जब हम उनसे मिलते हैं बाज़ दफ़ा तो उनसे छोटे छोटे क्वेश्चंस के फॉर्म में बातें करना शुरू कर देते हैं. तो वो बाज़ वो हमें याद करते हैं, सर ये क्लास नहीं है, हम वैसे ही आपसे मिलने आ गए हैं और अभी भी आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं, बता रहे हैं. तो ये इसलिए होता है बेटा कि आपका जो टीचिंग प्रोफेशन है वो बहुत बड़े लेवल पे होता है, और आप हमेशा एज अ टीचर जो है ना वो बिहेव कर रहे होते हैं. तो देन इट इज़ पॉसिबल दैट यू कैन डू दिस जॉब. तो दिस वाज ऑल अबाउट द टिप्स रिलेटेड टू सॉर्ट ऑफ फॉर इफेक्टिव टीचिंग, एंड जिसकी वजह से हम अच्छे टीचर बन सकते हैं. उसके अलावा बहुत सारी ऐसी गाइडलाइंस हो सकती हैं जिसको मैं आपसे शेयर करता रहूँगा इंशाल्लाह. तो अगर हम इनमें से चंद एक पे फोकस कर लें या सब पे फोकस कर लें तो इट इज़ पॉसिबल कि हम जो है ना एक अच्छे उस्ताद बन सकते हैं और अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को बेटर वे में गाइड कर सकते हैं. तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इन नोट्स को बार बार पढ़ें और इस पर फोकस करें, इनको सोचें और डेलिब्रेशन के साथ इस पर आप थोड़ा सा गौर करें. तो आप देखेंगे कि आपके अपने माइंड में बहुत सारी बातें आएंगी और आपके अपना जो पैशन है उसमें बहुत सारी चेंजेस आएंगी. और अल्लाह करे कि आप पैशनेट टीचर बने और लविंग और केयरिंग टीचर बने और फ्रेंडली टीचर बने, और स्टूडेंट्स के जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकें और प्रॉपर वे में क्लासरूम में उनको सॉल्व कर सकें और उनको सही मायनों में उनको मदद कर सकें और उनकी लर्निंग करवा सकें. तो नेक्स्ट कुछ और बातें हैं उनकी तरफ हम आते हैं. अब आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ नोट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ.